सन 1800 का भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां अतीत की परंपराएं अब भी जीवित थीं और भविष्य का अंधेरा पास आता दिख रहा था। इस दौर में भारत न तो पूरी तरह से स्वतंत्र था और न ही पूरी तरह से गुलाम, लेकिन अंग्रेजों की चालें गहराई से जड़ जमाने लगी थीं। गांवों की गलियां अब भी मिट्टी से सजी होती थीं। बच्चे नंगे पांव भागते थे और जीवन बेहद सरल लेकिन श्रमसाध्य था। लोग धरती को मां मानते थे और आकाश को देवता। हर चीज में प्रकृति का आदर था, चाहे वो पेड़ हो, नदी हो या सूरज। इंसान और प्रकृति के बीच उस समय एक अदृश्य लेकिन मजबूत रिश्ता था। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। शहर उस समय बहुत कम थे और अधिकतर लोग गांवों में बसते थे। इन गांवों में सामूहिकता का भाव प्रबल था। शादी, मौत, पूजा, संकट, हर चीज मिलजुल कर की जाती थी। लोग एक दूसरे के घरों में बिना दस्तक के चले जाते थे और रिश्तों में दिखावा नहीं, अपनापन होता था। रात को चूल्हे के पास बैठकर दादी नानी की कहानियां सुनना और सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में जाना, ये जीवन का हिस्सा था, न कि कोई विशेष आयोजन। सीमित संसाधनों में भी लोग संतुष्ट थे, लेकिन उन्हें कम में जीने की कला आती थी। कपड़े उस समय खादी, सूती या घर में बुने हुए होते थे। लोग खुद अपने वस्त्र तैयार करते थे, रंगते थे और पहनते थे। धोती, साड़ी, अंगोछा, पगड़ी ये सिर्फ वस्त्र नहीं थे, एक सामाजिक पहचान भी थे। इनमें हर क्षेत्र की विशेषता झलकती थी। बंगाल की साड़ी, राजस्थान की पगड़ी, पंजाब की जूती, तमिलनाडु की लुंगी, बिना ब्रांड के भी पहनावे में गरिमा थी। और हर वस्त्र में परिश्रम, आत्मनिर्भरता और स्थानीयता की खुशबू थी। सन 1800 में भारत का खान पान पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। रोटी, दाल, चावल, सब्जियां और देसी घी, यही आम भोजन था। किसी भी चीज को फेंकना अपवित्र माना जाता था। हर घर में साल के त्योहारों के अनुसार अलग अलग व्यंजन बनते थे, जैसे संक्रांति पर तिल, होली पर गुजिया, दीपावली पर चकली। बाजार से कम और खेत से सीधे खाने की परंपरा थी। भोजन सिर्फ पेट भरने का माध्यम नहीं था, वो संस्कार था। भारत की शिक्षा व्यवस्था तब गुरुकुलों या परंपरागत पद्धतियों पर आधारित थी। शास्त्र, गणित, ज्योतिष, वेद और योग ये विषय पहले सिखाए जाते थे। लड़के पेड़ के नीचे बैठकर पाठशालाओं में पढ़ते थे और शिक्षा गुरु दक्षिणा के आधार पर दी जाती थी। लेकिन अंग्रेजी शासन ने धीरे धीरे इस व्यवस्था को कमजोर किया और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की शुरुआत की गई। सिर्फ उच्च वर्ग के कुछ लोग ही उस समय पढ़ पाते थे और स्त्रियों के लिए शिक्षा की कल्पना भी दुर्लभ थी। स्त्रियों का जीवन बहुत सीमित था, लेकिन उनकी भूमिका अत्यंत गहरी थी। वो घर की धुरी थीं, बच्चों की पहली शिक्षक, पूरे परिवार की रक्षक और समाज की छाया। हालांकि पर्दा प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियां प्रिवलेंट थीं, फिर भी कुछ महिलाएं जैसे अहिल्याबाई, होलकर और रानी चेन्नम्मा प्रेरणा बनी। घरों में रामायण और महाभारत का पाठ स्त्रियां करती थीं और बच्चों को नीति की कहानियां सुनाती थीं। उन्हें सम्मान भी था, लेकिन स्वतंत्रता बहुत सीमित थी। फिर भी उनकी उपस्थिति बिना कहे समाज की रीढ़ थी। धार्मिकता और आध्यात्मिकता सन 1800 के भारत की रग रग में बसी थी। हर घर में सुबह शाम पूजा होती थी। तुलसी का पौधा जीवन का हिस्सा था और त्योहारों की गिनती साल में नहीं, महीनों में होती थी। लोग मंदिरों में नहीं, अपने कर्मों में भगवान को ढूंढते थे। तीर्थ यात्राएं जीवन का अनिवार्य हिस्सा मानी जाती थीं। कोई पैदल बनारस जाता था, कोई उज्जैन, कोई बद्रीनाथ। हर गांव में कथा, कीर्तन, भागवत, सप्ताह और अखंड रामायण का आयोजन होता था। आध्यात्मिकता दिखावे के लिए नहीं, जीवन जीने की शैली थी। भारत की कला और संस्कृति उस समय भी विश्व प्रसिद्ध थी। किसी विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं थी, लेकिन हुनर पीढ़ियों से बहता आ रहा था। 1800 का भारत एक ऐसा भारत था जो सादगी, संघर्ष और संस्कृति की त्रिमूर्ति पर टिका हुआ था। गुलामी का अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा था, लेकिन भारत की आत्मा अभी भी झुकने को तैयार नहीं थी। हर गांव, हर घर, हर दिल में एक उम्मीद थी
कि एक दिन फिर से यह धरती आजाद होगी। उस समय का भारत भले ही तकनीक में पिछड़ा हो, लेकिन जीवन के मूल्यों में समृद्ध था। तब वो 1800 का भारत हमें याद दिलाता है कि जड़ें जितनी गहरी हों, पेड़ उतना ही मजबूत होता है। आज जब हम आधुनिकता की चकाचौंध में खो रहे हैं, तब वो 1800 का भारत हमें याद दिलाता है कि जड़ें जितनी गहरी हों, पेड़ उतना ही मजबूत होता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।